प्यारे विद्यार्थियों, आज की ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 नियोजित विकास की राजनीति पढ़ेंगे और इस पाठ के टॉपिक जो आज हम करेंगे वो है विकास का अर्थ एवं उद्देश्य, विकास के मॉडल और नियोजन का अर्थ एवं आवश्यकता। सबसे पहले हम थोड़ा नियोजन की भारत में आवश्यकता क्यों पड़ी इस पर चर्चा करेंगे। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजादी के समय हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बड़ी जर्जर थी। देश का आर्थिक विकास सबसे मुख्य उद्देश्य था और इसके लिए उद्योगों और कृषि का विकास बहुत जरूरी था और उद्योगों और कृषि के विकास के लिए एक निश्चित विकास योजना की भारत को आवश्यकता थी। और इसी दौरान 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी आई और इस आर्थिक मंदी से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के विकसित देश बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए विभिन्न देशों ने अनेक विकास योजनाओं को अपनाया। इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए 1930 के दशक के बाद सोवियत संघ ने सबसे पहले नियोजन को अपनाया और सोवियत संघ से प्रेरणा लेते हुए भारत ने 1950 के दशक में नियोजन को अपनाया। मार्च 1950 में भारत ने योजना आयोग की स्थापना की और 1 अप्रैल 1951 से भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना और इस प्रकार से भारत में नियोजन को अपनाया। इससे पहले के थोड़े परिदृश्य की ओर चर्चा कर लेते हैं। 1938 में योजना आयोग और नियोजन के अपनाने से पहले 1938 में राष्ट्रीय नियोजित समिति का भारत में गठन हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति और इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का कार्य देश के विकास के लिए योजना का निर्माण करना था और इस समिति ने सुझाव दिया कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उद्योगों का विकास बहुत जरूरी। इसके बाद 1944 में बंबई योजना इस योजना के तहत देश के 8 बड़े उद्योगपतियों ने बंबई में एक बैठक का आयोजन किया और इन्होंने कहा कि देश का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब देश के बड़े बड़े उद्योगों में सरकार पूंजी लगाए। और ये बड़े उद्योग कौन से थे? जैसे राष्ट्रीय बीमा योजना और अन्य बीमा योजनाएं तथा देश के अन्य बड़े उद्योग, अगर इनमें सरकार
पैसा लगाती है तो देश का आर्थिक विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से हम नियोजित विकास के पद तक पहुंचे और भारत ने मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की और 1 अप्रैल 1951 से हमने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। तो ये तो मैंने बताया आपको कि योजना हमने कैसे अपनाया, योजना आयोग को या नियोजित विकास को हमने कैसे अपनाया। अब पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा विकास का अर्थ एवं उद्देश्य। पहले मैं आपको विकास का अर्थ स्पष्ट करता हूं कि विकास है क्या। किसी भी राष्ट्र या समाज की अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और आजादी के बाद भारत को भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में पिछड़ापन मिला। अर्थात आजादी के समय हमारे आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से जर्जर अवस्था थी। इस अवस्था में सुधार की आवश्यकता थी। इसलिए देश के राजनेताओं ने एक राष्ट्रीय नियोजन नीति बनाने का विचार किया और जो 1950 में सामने हमारे आई। अब विकास क्या है? जब किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आता है तो विकास कहलाता है। कई लोग विकास को आधुनिकीकरण या शहरीकरण का रूप भी मानते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम इसका विशाल रूप या ये कहें कि विस्तार रूप कहें तो विकास का क्या है कि जब किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव होता है तो वो राष्ट्र विकास करता है। तो आजादी के बाद भारत ने जब नियोजन को अपनाया, 1950 में योजना का गठन किया और 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया तो हमारे आर्थिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया। हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, हमारे देश के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियोजन के अपनाने के बाद भारत ने विकास किया। तो विकास का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। जब किसी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव होता है तो उसे विकास कहते हैं। अब विकास के उद्देश्य क्या है? किसी देश के लिए या किसी राष्ट्र के लिए विकास क्यों आवश्यक है, उसके क्या उद्देश्य है, ये हम स्पष्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहला हमारा है जीवन का स्तर। जब हम आजाद हुए तो हमारी सामाजिक स्थिति बड़ी जर्जर थी या नीचे थी और हमारा जो जीवन स्तर था, सामाजिक स्तर था हमारे नागरिकों का, भारत के नागरिकों का, वो निम्न दर्जे का था। उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं भी मुश्किल से प्राप्त हो रही थी। तो जबकि किसी व्यक्ति को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। तो विकास किसी देश के नागरिकों के लिए जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। पहला पॉइंट आपको समझ हो गया। दूसरा है प्रकृति का दोहन। प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन दिए हैं। इन संसाधनों में लकड़ी है, कोयला है, खनिज पदार्थ है, कच्चा तेल है आदि। ये खनिज संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, ये मानव
की समृद्धि में बड़ा योगदान रखते हैं। तो विकास इन प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग पर जोर देता है। इन प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग द्वारा हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ये प्राकृतिक संसाधन एक निश्चित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है। अगर सही उद्देश्य के लिए इनका सदुपयोग किया जाता है तो कोई भी राष्ट्र विकसित हो सकता है, और अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो ये एक समय पर आने पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संशोधन या प्रयोग सकारात्मक रूप से किया जाना चाहिए। तीसरा है हमारा पॉइंट, दरिद्र की सहायता। दरिद्र से हमारा यहाँ अभिप्राय है कमजोर व्यक्ति से। समाज में या किसी राष्ट्र में उच्च वर्ग भी होता है और मध्यम वर्ग होता है और निम्न वर्ग भी होता है। किसी राष्ट्र का विकास तब माना जाता है जब उसका सबसे कमजोर वर्ग ऊपर उठता है। जब किसी राष्ट्र का निम्न वर्ग या कमजोर वर्ग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध होता है तो विकास कहलाता है। तो यहाँ हमारा विकास से अभिप्राय है कि राष्ट्र, देश के निम्न और कमजोर वर्गों को भी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऊपर उठाना विकास का लक्ष्य है। चौथा पॉइंट हमारा है रोजगार देना। आजादी के समय, आजादी के बाद देश में अनेक प्रकार के हमारे सामने समस्याएं थी, जिसमें अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, अनेक प्रकार की समस्या। तो बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या थी और देश के नेताओं या सरकार के सामने देश के युवा वर्ग को रोजगार देना मुख्य लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के लिए देश में अधिक से अधिक उद्योग धंधों या संसाधनों की स्थापना बड़ी आवश्यक है। तो विकास के नियोजन के माध्यम से अधिक मात्रा में उद्योग धंधों की स्थापना की गई और देश के नागरिकों को अधिक मात्रा में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। लास्ट पॉइंट हमारा लोकतंत्र का विकास। जैसा कि आप जानते हैं, आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया और लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता में से चुनी हुई सरकार होती है और देश के सामने इस लोकतंत्र को विकसित करने का एक लक्ष्य है, क्योंकि अभी अभी हम साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद हुए थे और कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न था कि कभी भविष्य में भारत दोबारा किसी महाशक्ति का गुलाम ना हो। तो लोकतंत्र के विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास जरूरी है। जब तक किसी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं होगा वो लोकतांत्रिक विकास नहीं कर सकता। इसलिए सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत को नियोजन को अपनाना जरूरी था और हमने नियोजन को अपनाया और देश का सामाजिक और आर्थिक विकास किया और उसके माध्यम से हमने लोकतांत्रिक विकास को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से विकास के उद्देश्य स्पष्ट हो गए। अगला हमारा टॉपिक है वो है विकास के मॉडल। अब विकास के 3 मॉडल हैं। पहला है पूंजीवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल। दूसरा है
समाजवादी मॉडल, और तीसरा है मिश्रित मॉडल। अब मैं एक एक करके आपको तीनों मॉडलों को स्पष्ट करूंगा। सबसे पहला हम लेते हैं पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल निजी उद्योगों और निजी पूंजी को बढ़ावा देते हैं। यह मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकतर जो यूरोप के विकसित देश हैं उन देशों के द्वारा अपनाया गया, और इस मॉडल को बाजार मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में 4 सिद्धांतों पर आधारित है ये मॉडल। पहला है मुक्त व्यापार, दूसरा है निजी पूंजी, तीसरा है खुली स्पर्धा, और चौथा है निजी नियंत्रण। इन चारों सिद्धांतों से यह मॉडल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पहला है मुक्त व्यापार। इस मॉडल में व्यापारिक हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात इस मॉडल में सरकार का उद्योग धंधों पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। उद्योग धंधे या उत्पादन के साधन सरकारी नियंत्रण से मुक्त होते हैं। दूसरा निजी पूंजी। इस मॉडल में उत्पादन के साधनों या उद्योग धंधों में निजी व्यक्तियों की पूंजी लगी होती है, निजी उद्योगपतियों की पूंजी लगी होती है, सरकारी पूंजी नहीं होती। तीसरा खुली स्पर्धा। इस मॉडल में उद्योग धंधे के बीच एक खुली स्पर्धा होती है। विभिन्न प्रकार के उद्योगपति अपने उत्पादन को बेचने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञापन बाजार कहलाता है ये मॉडल। इसमें ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन के माध्यम से अपने माल को बेचने के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश की जाती है। अगला निजी नियंत्रण। उद्योग धंधों और उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, निजी उद्योगपतियों का नियंत्रण होता है। वही इन उद्योग धंधों और उत्पादन के साधनों को चलाने और नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से पहला मॉडल आपको स्पष्ट हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। विकास का पूंजीवादी मॉडल मुक्त व्यापार, निजी पूंजी, खुली स्पर्धा और निजी नियंत्रण के सिद्धांतों पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अधिकतर विकसित देशों द्वारा इस मॉडल को अपनाया गया है। इस मॉडल को बाजार मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है और उत्पादन और उद्योगों पर निजी उद्योगपतियों का नियंत्रण होता है। उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है और उद्योगपति अपने उत्पादन को बेचने के लिए विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। इस मॉडल में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। अब हम अगला मॉडल स्पष्ट करते हैं।
समाजवादी मॉडल। हमारे विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जहां साम्यवादी व्यवस्था है, और जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था है उन देशों ने इस मॉडल को अपनाया, जैसे सोवियत, रूस, चाइना आदि। इस मॉडल में पूंजीवादी मॉडल के विपरीत है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह मॉडल पूंजीवादी मॉडल के विपरीत है। इस मॉडल में सरकार का उद्योगों और उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उद्योग धंधों और उत्पादन के साधनों में सरकारी पूंजी लगी होती है। सरकार उत्पादन जनता के कल्याण के लिए करती है, निजी लाभ के लिए नहीं करती। इस मॉडल में उद्योग धंधों और उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो दूसरा मॉडल आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर स्पष्ट करता हूं मैं दूसरे मॉडल को। समाजवादी मॉडल पूंजीवादी मॉडल का विपरीत है, और विश्व के अधिकतर साम्यवादी देशों ने समाजवादी मॉडल को अपनाने का कार्य किया है। इसने ज्यादातर विकासशील देशों में भी इस मॉडल को अपनाया गया है। विकासशील देश यह मानते हैं कि वो अभी अभी साम्राज्यवादी शक्तियों से आजाद हुए हैं, और उन्होंने पूंजीवादी ताकत के आधार पर उन्हें गुलाम बनाया था, और अगर वे पूंजीवादी मॉडल को अपनाएंगे तो दोबारा से शक्तिशाली देशों के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने समाजवादी मॉडल को अपनाने का कार्य किया। इस मॉडल में उद्योग धंधों और उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। सरकार की पूंजी लगी होती है। सरकार उत्पादन जनता के कल्याण के लिए करती है, न कि लाभ के उद्देश्य के लिए। इस मॉडल में उत्पादन का जो लागत मूल्य है उससे कम पर भी उत्पादन को बेचा जा सकता है। ऐसा जन कल्याण के लिए किया जा सकता है। तीसरा हमारा है मिश्रित मॉडल। इन्हें ऊपर जो हमने पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल पढ़ा, इन दोनों मॉडलों का मिला जुला रूप मिश्रित मॉडल कहलाता है। भारत द्वारा इस मॉडल को अपनाया गया है। इस मॉडल में कुछ उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि कुछ उद्योग धंधे निजी उद्योगपतियों के नियंत्रण में होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह मॉडल समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल का मिश्रित रूप है। इस मॉडल में सरकारी नियंत्रण में उद्योग धंधे हैं, उनमें उत्पादन जन कल्याण के लिए किया जाता है, और जो निजी नियंत्रण में जो उद्योग धंधे हैं उनमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत ने पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल के मिश्रित रूप को अपनाया, जिसे मिश्रित मॉडल कहा गया। ये हमारे विकास के तीनों मॉडल स्पष्ट हो गए होंगे आपको। अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नियोजन का अर्थ एवं आवश्यकता। अब सबसे पहले मैं आपको नियोजन का अर्थ स्पष्ट करूंगा। नियोजन के नाम से हमारे दिमाग में आती है एक शब्द आता है योजना। योजना रोजाना हम योजना बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक बार योजनाएं बनाता है। मान लेते हैं हम सुबह हमें किसी कार्य के लिए किसी स्थान पर जाना है, तो हम शाम को ही उसकी योजना बनाते हैं।
कि हम कैसे जाएंगे, अर्थात माध्यम क्या होगा हमारा जाने का। बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, वहां जाने का हमारा उद्देश्य क्या है, और उससे पहले हम वहां जाने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता है, उनको हम शाम को ही इकट्ठा कर लेते हैं। तो योजना से ही नियोजन बना है। ये नियोजन योजना का विस्तृत रूप कह सकते हैं। जब कोई राष्ट्र अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपने साधनों का उपयोग करता है तो उसे नियोजन कहते हैं। अर्थात किसी राष्ट्र द्वारा अपने संसाधनों का निश्चित अवधि के लिए, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना नियोजन कहलाता है। इस प्रकार से आपको नियोजन स्पष्ट हो गया होगा। और मैंने आपको बता भी दिया था कि भारत में नियोजन 1950 के दशक में अपनाया। हमने मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाने का कार्य करेगी। और योजना आयोग के आधार पर हमने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जिससे देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। अब मैं आपको स्पष्ट करूंगा नियोजन की भारत को आवश्यकता क्यों पड़ी। और इसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट है पिछड़ी हुई कृषि प्रणाली। जब हम आजाद हुए तो हमारी जो कृषि क्षेत्र था वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर जो कब्जा किया उसमें ब्रिटेन ने हमारे जो संसाधन थे उनका शोषण करने का काम। कृषि क्षेत्र को भी ब्रिटेन ने अपने लाभ के लिए प्रयोग किया और आजादी के बाद हमारी कृषि की हालत बड़ी खराब थी। हमें इतना अनाज भी पैदा करने की क्षमता नहीं रखते थे कि हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है उसका पेट भर सके। हमें देश के नागरिकों के पेट भरने के लिए अनाज दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। अतः देश के नागरिकों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश की कृषि में सुधार बहुत जरूरी था। इसलिए भारत ने नियोजन को अपनाया। दूसरा पॉइंट हमारा है रोजगार। आजादी के समय रोजगार की भी बड़ी समस्या थी। हमारी बड़ी आबादी बेरोजगार थी। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले भारत के अधिकतर वासी लघु उद्योगों का कार्य करते थे। वे घर में ही छोटे छोटे निर्माण के कार्य करते थे, जैसे कच्चे सामान से झाड़ू बनाना या बेड़ी बनाने का कार्य या सूत काटना, इस प्रकार के जो छोटे छोटे कार्य भारतीय करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लघु उद्योगों को समाप्त कर दिया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहां का तैयार माल भारत में बेचते थे। इस प्रकार से भारत के लघु उद्योग समाप्त हो गए। तो इससे जो भारत की जनसंख्या थी वो बेरोजगार थी। अतः देश के सामने इस बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने की समस्या थी और इस समस्या को हल करने के लिए हमें नियोजन को अपनाना पड़ा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है औद्योगिकरण। जैसा कि अभी मैंने स्पष्ट किया कि गुलामी के दौरान अंग्रेजों ने हमारे उद्योग धंधों को समाप्त करने का कार्य किया
उन्होंने हमारे देश से कच्चा माल उठाया, इंग्लैंड ले गए और वहां का जो तैयार माल था वो भारत में महंगे दामों पर बेच दिया। यहाँ से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदते थे और इंग्लैंड का बना हुआ पक्का माल महंगे दामों पर बेच देते थे। इस प्रकार से देश के उद्योग धंधों को नष्ट करने का कार्य किया गया। तो आजादी के बाद भारत के सामने अपने उद्योग धंधों को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने नियोजन को अपनाया। चौथा हमारा पॉइंट है शिक्षा। आजादी के समय देश की एक बड़ी जनसंख्या अनपढ़ थी और किसी देश के विकास में वहां के नागरिकों का बड़ा योगदान होता है। अगर किसी देश के नागरिक शिक्षित और समझदार हैं तो वो अपने देश की समस्याओं को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उनका निपटारा भी कर सकते हैं। इसलिए जो ये बड़ी जनसंख्या थी जो अनपढ़ थी उसको शिक्षा दिलाना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना हमारे सामने एक चुनौती थी और भारत सरकार ने इस चुनौती को हल करने के लिए नियोजन का सहारा लिया अर्थात नियोजन को अपनाया। पांचवा हमारा पॉइंट है आर्थिक संकट से निकलना। आजादी के समय भारत आर्थिक रूप से बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। हमारी खेती, हमारे उद्योग धंधे बिल्कुल तहस नहस हो चुके थे, चौपट हो चुके थे। हमारे पास पैसा कम मात्रा में था, देश के पास विदेशी पैसा बिल्कुल नहीं था। तो भारत को एक ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता थी कि वो अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सके, वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विदेशी पूंजी अपने देश में निवेश कर सके और इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में उद्योगों की स्थापना और कृषि सुधार की आवश्यकता थी। कृषि सुधार से देश आंतरिक रूप से सुदृढ़ हो सकता था और औद्योगिकरण से देश आंतरिक रूप से और पूंजी निवेश को आकर्षित कर सकता था। इसलिए भारत को नियोजन को अपनाना पड़ा। भारत को अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नियोजन को अपनाना पड़ा। लास्ट हमारा पॉइंट है राष्ट्रहित की भावना। जैसा कि आपको पता है कि हम लंबे समय तक विदेशी ताकतों के अधीन रहे। लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर ब्रिटेन ने शासन किया और हमारा हर प्रकार से शोषण करने का कार्य किया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। और देश इतनी जर्जर अवस्था में था जब हम आजाद हुए कि राष्ट्रीय भावना प्रत्येक देश के नागरिक में भरना बड़ा आवश्यक, ताकि भविष्य में दोबारा कोई भी शक्तिशाली ताकत देश पर दोबारा कब्जा ना कर सके। और जब तक किसी देश के नागरिकों में राष्ट्र भावना नहीं होगी वह देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी देश के नागरिकों में राष्ट्रीय भावना फूट फूट कर भरी है तो उस देश के नागरिक अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उस देश के नागरिक ईमानदारी से अपने देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में भागीदारी अपनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देश के राष्ट्र हित के लिए नियोजन को अपनाना बड़ा आवश्यक था। इस प्रकार से नियोजन की भारत में आवश्यकता के कारण आपको स्पष्ट हो गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।